सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययन शाला में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययन में शामिल होने के लिए पठन सामग्री का साथ होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास पठन सामग्री नहीं है तो वीडियो को रोक करके पहले पठन सामग्री ले आएं, इसके बाद अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 4 अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, इस पाठ के परीक्षण अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देंगे। यानी पिछली पाठ योजना में आपको परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया था। उन प्रश्न पत्र के माध्यम से आपने उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखा होगा। तो आज हम उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने कितना सीखा है, अपना स्वयं मूल्यांकन करें। ठीक है, आइए पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करते हैं। यानी परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र के माध्यम से जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर पहला प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का प्रकार लिखो। शब्द है परसों, ऊपर, निसंदेह, थोड़ा, तेज। ठीक है, उत्तर है परसों कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, निसंदेह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तेज गुणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, परसों, ऊपर, निसंदेह, थोड़ा और तेज। परसों कालवाचक, ऊपर स्थानवाचक, निसंदेह रीतिवाचक, थोड़ा परिमाणवाचक और तेज गुणवाचक है। विद्यार्थियों, एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, शब्द दिया हुआ है निसंदेह। तो अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर में निसंदेह की वर्तनी कुछ अलग लिखी हुई है और प्रश्न में निसंदेह की वर्तनी कुछ अलग लिखी हुई थी। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, यहां जो प्रश्न में निसंदेह लिखा हुआ है ये वर्तनी गलत हो गई है, गलती से ये गलत शब्द यहां पे लिख गया है। इसका शुद्ध शब्द यही होता है जो उत्तर में निसंदेह लिखा हुआ है। तो निसंदेह इसी तरह लिखा जाता है, नी के बाद विसर्ग और फिर संदेह। ठीक है, तो उत्तर में जो निसंदेह लिखा है ये सही है, प्रश्न में जो लिखा था वो गलत है। तो यहां सुधार लेंगे, सुधार कर लिखेंगे। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। यहां पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। पहला शब्द है कभी कभी, दूसरा है सर्वत्र, तीसरा है सहसा, चौथा है अत्यंत और पांचवा है मीठा। विद्यार्थियों, यहां पर तीसरा शब्द सहसा, मैंने कल भी बताया था कि सहसा की स्पेलिंग यहां पर, सहसा की वर्तनी यहां पर गलत है। ये रा नहीं होगा, स ह सा, बस केवल इतना ही होगा। तो ये रा यहां से हटाकर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आइए वाक्य देखते हैं। वाक्य प्रयोग कभी कभी। कभी कभी क्रिया विशेषण के लिए वाक्य है, सुरेश कभी कभी दौड़ता है। सर्वत्र, सर्वत्र शब्द के लिए वाक्य है, सर्वत्र शांति है। सहसा,
सहसा के लिए वाक्य है, सहसा मोहन रोने लगा। अत्यंत, यह चित्र अत्यंत सुंदर है। मीठा, रानी मीठा बोलती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये मॉडल वाक्य हैं। आप लोग अपने शब्दों में अपने वाक्य अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों में से मूल एवं यौगिक क्रिया विशेषण शब्द अलग अलग लिखो। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, पीछे, सदा, सच सच, ठीक ठाक, यहीं कहीं, जरा, हमेशा, अब। इन शब्दों में ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। इन शब्दों में मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण दोनों शब्द मिले हुए हैं। आपको इसके उत्तर लिखने में मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण के शब्दों को अलग अलग सारणी में लिखना है। ध्यान दीजिए उत्तर। तो आप लोग अपने नोटबुक में एक सारणी बना लेंगे। एक तरफ मूल क्रिया विशेषण लिखेंगे, दूसरी तरफ यौगिक क्रिया विशेषण लिखेंगे। मूल क्रिया विशेषण के नीचे जो शब्द मूल क्रिया विशेषण के हैं उनको लिखिए, और जो शब्द यौगिक क्रिया विशेषण से हैं उनको यौगिक क्रिया विशेषण के नीचे लिखिए। ठीक है, तो देखिए, पीछे, सदा, जरा, हमेशा, अब, ये मूल क्रिया विशेषण शब्द हैं। सच सच, ठीक ठाक, यहीं कहीं, धीरे से, ये यौगिक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित, चौथा प्रश्न है, कहा जा रहा है निर्देश में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। तो प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता उन शब्दों को क्या कहते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। जिन शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक इत्यादि के कारण, तो उन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। एक शब्द में उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक शब्द में उत्तर। घ नंबर यानी चौथा प्रश्न, तेज शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो तेज शब्द गुणवाचक क्रिया विशेषण है। अंगा नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लिखें। तो परिमाणवाचक क्रिया का उदाहरण है, एक उदाहरण, अधिक। ठीक है, इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न। आइए अब पांचवें प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पांचवें प्रश्न में निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। का नंबर प्रश्न दिया है, यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न है, यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। और इन प्रश्नों का, ये पांचवें नंबर में जो का से अंगा तक प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। एक वाक्य भी हो सकता है, दो वाक्य भी हो सकते हैं, तीन वाक्य भी हो सकते हैं, पूर्ण उत्तर लिखना है। तो यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर है, वे क्रिया विशेषण शब्द जो प्रत्यय तथा विभिन्न व्याकरणिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, खा नंबर प्रश्न है, परिमाण का क्या अर्थ है। विद्यार्थियों, परिमाण का अर्थ माप तौल से है। परिमाण का तात्पर्य माप तौल से है। जैसे माप का मतलब यह है कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर। तो कपड़े को जब मापते हैं तो उसके मापन की इकाई होती है मीटर में। तो कपड़ा 1 मीटर। दूध हमने खरीदा, वो भी माप कर ही मिलता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर इत्यादि। तो ये दूध का मापन है। कपड़ा और दूध, इन चीज़ों को माप कर लेते हैं। तौल कर लेने वाली वस्तुएं क्या हैं? तौल कर लेने वाली वस्तुओं में गेहूं 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम गेहूं तौल कर लिया जाएगा। ठीक है। आदमी 70 किलोग्राम, आदमी का वजन करना है तो वो भी तौल कर ही वजन होगा। ठीक है। तो परिमाण का तात्पर्य होता है माप तौल से। मापने का मतलब जिस चीज को हम नाप कर लेते हैं वो माप में है, और जिन वस्तुओं को तौल कर लिया जाता है, जिसका इकाई हम तौल कर बता सकते हैं, वह तौल में होता है। तो परिमाण में यही माप तौल। ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न है, काल, स्थान, रीति के अर्थ बताएं। काल, स्थान और रीति के अर्थ बताएं। विद्यार्थियों, काल का अर्थ होता है समय, स्थान का अर्थ होता है जगह, रीति का अर्थ होता है विधि। ठीक है। तो ये शब्दार्थ लिखेंगे। घ नंबर प्रश्न, चौथा प्रश्न, निरंतर, बाहर, शायद किस क्रिया विशेषण के उदाहरण शब्द हैं? निरंतर, बाहर और शायद, इनके किस क्रिया विशेषण के शब्द हैं उसका उदाहरण बताना है, उसका प्रकार बताना है। तो निरंतर शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है, उदाहरण शब्द है। बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण शब्द है, और शायद रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण शब्द है। ठीक है। इसके बाद पांचवा अंतिम प्रश्न, अंगा नंबर प्रश्न, मूल क्रिया विशेषण के 5 उदाहरण शब्द लिखें। मूल क्रिया विशेषण के 5 उदाहरण शब्द। तो 5 उदाहरण शब्द हैं पास, भीतर, बाहर, अवश्य, बराबर आदि। ये 5 शब्द मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण शब्द हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तरों का मिलान किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के उत्तर बिल्कुल सही रहे होंगे। यदि कहीं पर कोई त्रुटि है, कुछ सुधार करने लायक है, तो उसका सुधार अवश्य करें। सुधार करने के बाद अध्ययन करें। ठीक है। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं, और आज का अगला क्रम है आज का कार्य। अब आज के कार्य में क्या करना है विद्यार्थियों? आज आपको हिंदी व्याकरण के पुस्तक से पाठ 5 संबंध बोधक नामक पाठ पढ़ना है, समझना है। तो पाठ 5 को आज आप लोग अपने व्याकरण के पुस्तक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की अगली पाठ्य योजना के साथ। नमस्कार।